वो एक बहुत खूबसूरत लड़का था। पहली बार वो मुझे एक टीवी स्टेशन पर मिला था। मैं उसके चेहरे की मासूमियत और खूबरूई देखकर दंग रह गई थी। इस रोज हम किसी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। वो ऑडिशन देने आया था। मैंने कुछ फिल्मों में अदाकारी की थी जो हिट हो गई थी, तभी जहां जाती लोग मुझे पहचान लेते थे। इस 17-18 बरस के खूबसूरत लड़के ने भी मुझे पहचान लिया था, जिसको अदाकारी का शौक स्टूडियो तक ले आया था। मुझे वो लड़का अच्छा लगा, सो मैंने आगे बढ़कर इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मेरी आवाज पर चौंका और महवियत से मुझे देखते हुए अपना नाम बताने की बजाय मेरा नाम बताते हुए बोला, आप अक्सर है ना आहा है, मगर तुमको मेरा नाम कैसे मालूम? मैं किया, आपको तो सारा जहान जानता है। आप एक जानी मानी अदाकारा जो हैं। हाँ, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो बोला, मेरा असल नाम कुछ और है, मगर मैंने अपना नाम रूहेल रख लिया है। मुझे ये नाम पसंद है। क्यों किया तुम रूहीले हो? मैंने इसे याद दिलाया कि तारीख में रूहीले भी मशहूर कास्ट थी। बस जो समझ लें। यहाँ क्यों आई हो? ऑडिशन देने। अच्छा, तो फिर आओ चाय पीते हैं। मुझे तुम में मुस्तकबिल का एक बड़ा फनकार नजर आ रहा है। खुदा तुमको कामयाब करे। खुदा ने इसे कामयाबी दी। पहले पहल उसे छोटे रोल मिले। मेरी अक्सर इससे मुलाकात हो जाती थी। वो जब मिलता पहले से ज्यादा शर्माया हुआ लगता। मैं उसे देखकर मबहूत रह जाती। निगाह उसके चेहरे से बहती ना थी। वो आम लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। चेहरे पर मलाहत के साथ हिजाब के साए रक्सा होते, भरपूर आंख उठाकर देखने से शर्माता। मुझे इसकी यही अदा भाती थी। वो मुझसे 6-7 बरस छोटा होगा, फिर भी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब मेरी किसी शगुफ्ता बात को सुनकर मासूमियत से मुस्कुराता तो सोचती काश ये मेरा बे होता, क्योंकि हम 4 बहनें थीं, हमारा कोई भाई ना था और मुझे इस रिश्ता की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। रूहेल ने बताया था कि इसकी 6 बहनें हैं और वो सबसे बड़ा है। वालिद वफात पा चुके हैं। वालिदा बेवगी में बहुत मुश्किल से हमें पढ़ा रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई मकाम हासिल करूं, डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। वो मुझे ऑफिसर देखना चाहती हैं, लेकिन घर के माली हालात ऐसे नहीं हैं। वालिद के बाद मेरी बहनों ने भी मुनज़्ज़ोरी शुरू कर दी है। उम्मी को तंग करती हैं। उम्मी का कहना नहीं मानती, इस वजह से वो तंग और परेशान रहती थी। इनको परेशान देखकर मैं भी परेशान रहने लगा और पढ़ाई छोड़कर कमाने का सोचा। एक दोस्त ने बताया कि इसके मामू टीवी में मुलाजिम हैं। वही मुझे यहाँ लाया कि तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी है, शायद यहाँ ड्रामों में अदाकारी का चांस मिल जाए। अलबत्ता इसकी वालिदा इस बात पर खफा थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा इस पेशे को अपनाए। बहरहाल जब भी मौका मिलता, शूटिंग से फारग होकर उसके साथ घूमती फिरती। मुझे इसके साथ सैरो तफरी करना पसंद था। इसके और मेरे दरमियान कोई तमा का रिश्ता न था, सिर्फ इखलास वाली दोस्ती थी हमारी। इससे बातें करके मेरे दिल का बोझ उतर जाता और थकन दूर हो जाती थी। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि इसके रख रखाव में तब्दीली आ रही है। वो अब शूटिंग पर भी देर से आता। मैं समझाती कि देर से आकर तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अभी तुम एक छोटे अदाकार हो, तुम्हें वो मकाम नहीं मिला के लोग तुम्हारा तखैर से आना बर्दाश्त कर ले। 1 मिनट में इस मैदान से बाहर कर दिए जाओगे। वो सुकून से मेरी बातें सुनता, अगले दिन वक्त पर आने का वदा करता और फिर वदा इफा ना कर पाता। मैं बहुत हैरान थी कि उसे क्या हो गया है। अब वो थका थका रहने लगा था। रंगत भी जल्दी माइल होती जा रही थी। मैंने नोट किया कि वो कुछ अजीब और गरीब हरकतें करने लगा है। कभी पानी पीकर गिलास को उलट कर देता, कभी कागज चबाने लगता, कभी अपनी बाइक की चाबी को मुंह में दबाए रखता। एक बार तो सिनेमा के टिकट ही चबा गया और उसको इस बात का जरा सा भी एहसास न हुआ कि इससे क्या हरकत सरजद हो गई है। मैं इससे बहुत मायूस हो गई थी। वो वाकई मुझको अपने छोटे भाई जैसा ही लगता था, लिहाजा इसकी तरफ से फिक्रमंद रहने लगी। एक दिन मैंने इससे पूछा, सच बताओ, क्या तुम कोई नशा तो नहीं करते या किसी किस्म की ऐसी दवाएं खाते हो जिससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ रहा है? मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो बोला, नहीं तो अब ऐसा क्यों सोचने लगी है? मैं तो पहले जैसा ही हूं। शायद कुछ घर या लो परेशानियां हूं। हाँ, वो तो हर इंसान को होती है। क्या मुझे अपनी परेशानियों से आगाह नहीं करोगे? ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है, अगर होगी तो जरूर बता दूंगा।
एक रोज मुझे पता चला कि उसने घर छोड़ दिया है और किसी दोस्त के साथ रहने लगा है। हालांकि पहले जब कभी इसे घर जाने में जरा देर हो जाती तो मुतफक्किर होकर कहता कि उम्मी और है बहनें घर पर अकेली हैं और मुझे देर हो गई है। अपनी वालिदा और बहनों को घर में अकेला न छोड़ने वाला अब क्यों कर घर छोड़कर और जगह रहने को चला गया था। बिलाखिर ये मुअम्मा खुल गया। मुझे मालूम हो गया कि वो नशा आवर गोली खाने लगा है। पहल तो आसार जाहिर न हुए, रफ्ता रफ्ता जब सेहत ज्यादा गिरने लगी तो एक रोज में इसे डॉक्टर के पास ले गई और उसके बिल टेस्ट करवाए तो इंकिशाफ हुआ कि वो सस्ती और मुज़िर सेहत नशा आवर अद्वियात ले रहा है। जब इस अमल से रोका तो उसने गोलियां छोड़कर शराब नोशी शुरू कर दी। इसके पास ज्यादा रकम न होती तो सुनती देसी और कच्ची शराब पीने लगता और मेरे समझाने पर भी बाज न आता। आखिर मैंने खोज लगा लिया कि उसे कौन सा रोग लग गया है। हमारी पड़ोसन की लड़की ने एक दिन रूहेल को हमारे घर देखा तो मुझे बताया कि इसकी बहन मेरी क्लास फेलो थी। मैं उनका घर जानती हूँ। इस लड़के ने इस वजह से अपना घर छोड़ दिया है कि इसकी बेवा माँ ने दूसरी शादी कर ली है। इस बात का उखर को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा और उसने उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। इसके मामू ने इसे समझाने और काबू में लाने की कोशिश की तो उनके काबू में भी नहीं आया। रूहेल ने देखा कि इसकी बहन की सहेली ने उसे देख लिया है और वो हमारे पड़ोस में रहती है तो इसने हमारे घर आना छोड़ दिया। एक दिन इसके दोस्त ने मुझे आकर बताया कि वो अस्पताल में दाखिल है। मैं इसको देखने गई। डॉक्टर ने कहा कि नशे ने इस लड़के को जवानी में जला दिया है। अगर उसने खुद को नशे से न रोका तो इसकी जिंदगी की उम्मीद नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने फैसला कर लिया कि इसको दोबारा जिंदगी की तरफ ले आऊंगी। एक दिन आया कि इसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि कदम लड़खड़ा रहे थे। इसने दरवाजे का सहारा लिया तो झूल गया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसको सहारा दिया और तादेर प्यार से समझाती रही। अगले दिन मैं अपनी पड़ोसन की लड़की के साथ इसके घर गई ताकि उसकी वालिदा को उनके बेटे का अहवाल बताऊं। वो घर पर ना मिले, मैं नाकाम लूट आई। अगले दिन मैंने रूहेल को बुलाया, वो आ गया। आज इसकी हालत कदरे बेहतर थी। तब मैंने कसम देकर पूछा, अगर मुझे बहन समझो तो अपने दिल का हाल बता दो, वरना समझ लेना कि तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। काफी इसरार के बाद इसने जुबान खोली और कहा, सितारा, जब किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारी उम्मी दूसरी शादी कर रही है तो मेरे दिल पर बिजली सी गिर गई। मैंने माँ के पीर पकड़कर पूछा, माँ बताओ, क्या वाकई तुम दूसरी शादी कर रही हो या किसी ने मुझे गलत कहा है? वो बोले, ये मुआशरा शरीफ औरत को इस तरह तो जीने नहीं देता बल्कि सारी उम्र की रियाजत का ये सिला देता है कि इस पर बोहतान लगा दिए जाते हैं। मैं फैक्ट्री से घर पर सीने के लिए गारमेंट लाती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, तुम लोगों का पेट पालना, तुम सबको पढ़ाना चाहती थी। इस पर भी तुम्हारे दधियाल और मेरे मैके वालों को छीनना था। मैंने उनसे कुछ मांगती तो ना थी मगर ये लोग मुझे सुकून से मेहनत भी नहीं करने देते। वो काम छोड़ा, घर बैठकर दूसरे काम किए। दुकानदारों की दी हुई मिर्चें साफ की, मसाले पेस कर पैकेट बनाकर देती थी। क्या क्या मुशक्कतें नहीं की। तब ये लोग मुझ पर दुकानदारों से गलत ताल्लुकात का बोहतान लगा देते कि मार्केट फुरती है। मैं ये मुशक्कतें तुम 7 बच्चों को पालने के लिए करती रही। तुम लोगों के लिए मैंने अपने अरमान, अपनी जिंदगी, हर शय को मेहनत की भट्टी में झोंका। तो अब तुम लोग भी बात बात पर मेरे मुंह को आते हो। तुमने मेरा कहा ना माना, पढ़ाई छोड़कर जाने किस रास्ते पर चल दिए। तुम्हारी बहनें हैं कि मेरे काबू में नहीं आती। हर लड़की अपनी मनमानी करती है। तुम आज दूसरी शादी के खदशे जाहिर कर रहे हो। तुम्हारी बहनें भी मुझसे ऐसी ही बातें करती हैं। कभी कहती हैं कि हमको मेहनत का क्या ताना देती हैं, ना करे हमारे लिए मेहनत, दूसरी शादी कर ले। मैं कब तक जमाने के साथ साथ औलाद की भी ऐसी खुराफात सुनूं? सौब मैंने यही फैसला किया है कि दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी सुकून से क्यों ना जुए। तुम्हारे बड़े मामू तो हर वक्त कहते रहते थे कि दूसरी शादी कर लो, ये जिंदगी लंबी और कठिन है, कैसे गुजारोगी? मैं यही जवाब देती थी कि मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, उन्हें लेकर क्या मैं दूसरे शौहर के घर जाऊं? ये इतने सारे क्या सौतेले बाप को आंगन में सिक से समा सकेंगे? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, खुद मुख्तार होते जा रहे हो, तो तुम्हारे बड़े मामू अपने एक दोस्त से मेरी दूसरी शादी के लिए मुझे मिला रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? अभी तो दूसरी शादी की नहीं और सारे जमाने में खबर उड़ गई, महल्ले भर में बात फैल गई है। अभी तो मैंने इस शख्स को देखा तक नहीं और तुम बदगुमानी में घर से निकल गए। अब तुम जा ही चुके हो तो फिर मैं भी दूसरी शादी कर रही हूँ।
मेरा भाई तो मुझसे राजी हो, मेरा दुख सिख बांटने वाला एक वही तो है। इस रोज मुझे माँ की बातें ऐसी कड़वी और जहर लगी। सोचा कि अब कभी उनको मुंह ना दिखेगा और ना उनका मुंह देखूंगा। बस अपना सूटकेस तैयार किया और हमेशा के लिए माँ का घर छोड़ दिया। मेरी बहनों ने भी उनसे झगड़ा किया। तब अम्मी ने ये किया कि वालिद का घर छोड़कर बड़े मामू के घर चली गई। मामू ने उनका निकाह अपने दोस्त से पढ़वा दिया। अफवाहों पर तो मैं कम नशा करता था, लेकिन जब माँ मेरे बाप का घर छोड़ गई तो ज्यादा नशा करने लगा। शराब में गम गलत करने से सेहत भी गर्मी और किसी काम के करने से भी रह गया। पहले तो मुझे खौफ था कि माँ ने दूसरी शादी कर ली तो मैं दोस्तों में बदनाम हो जाऊंगा, वो क्या सोचेंगे। और अब जब हमारी वालिदा ने हमारी नाफरमाबरदारी और बद इखलाकी के सबब दूसरी शादी कर ली तो इस बात का सदमा मुझसे सहा नहीं जा रहा है। एक दोस्त ने मुझे शराब पिलाई, फिर मैं और ज्यादा गलत राह पर लग गया। इसी गम में बर्बाद हो गया हूँ। अब तो जिंदगी के चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। जब माँ के तकद्दुस का तसव्वुर लहू लहान हो जाए तो हम जैसे बच्चे कहाँ जाएं। मैं मरना तो पसंद कर सकता हूँ, मगर ये गवारा नहीं कर सकता कि इस उम्र में यहाँ किसी गैर शख्स से मंसूब हो। रूहेल की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तहिया कर लिया कि मैं उसकी वालिदा से मिलूंगी और उनको उनके बेटे की हालत और जहनी कैफियत से आगाह करके पूछूंगी कि आखिर उन्होंने तहम्मुल से काम क्यों ना लिया और उनको पहले से जहनी तौर पर इस हकीकत से समझौता करने पर तैयार क्यों ना किया। बहुत मुश्किल से मुझे रूहेल की दादी का पीता मिला। पहले मैं उनके पास गई। एक बुजुर्ग औरत जिसके हाथ में तस्बीह थी, इसने खुश इखलाकी से मुझे घर में बिठाया। जब मैंने इस मौजू पर उनसे बात की तो वो बोले, बेटी, समीना के भाई ही नहीं, मैंने भी उनके साथ मिलकर अपनी बहू की दूसरी शादी करवाई है। वो अब बीमार रहने लगी थी। इसकी मेहनत से इतने बच्चों का और घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता था। इसने अपने शौक से निकाह नहीं किया। जिस शख्स से इसका निकाह हुआ है वो मालदार शरीफ आदमी है, मगर बे औलाद है। इसकी बीवी अरसा हो वफात पा चुकी है। इसने बहू के भाई से वादा किया है कि वो हर माह हमारे बच्चों के लिए मुनासिब खर्चा की रकम मुझे देगा, मेरी पोतियों की शादियां कराएगा। जब इतना फरिश्ता सिफत इंसान सहारा देने पर राजी था तो हम क्यों इनकार करते। बच्चे तो नादान हैं, ऊपर से मुनज़ोर और नाफरमान हैं। आखिर कब तक समीना ये सब सहती रहती। मैं खुश हूं कि इसने दूसरी शादी कर ली। रूहेल को तुम समझाओ, इसे सीधी राह पर लाने की कोशिश करो। लड़कियों को मैं समझा लूंगी। आखिर मैं इनकी दादी हूं और उनके लिए बेहतर सोचती हूं। बड़ी अम्मा की बातें मुझे अच्छी लगी। काफी दिन में रूहेल को समझाती रही कि तुम न पढ़ सके और न कमाते हो, फिर इस तरह की बातें क्यों करते हो। तुम्हारी दादी और मामू ने बाहमी सलाह मशवरे से जो फैसला किया है इसे कबूल कर लो। हकीकत पसंद बनो, जाकर माँ से मिलो, मुआफी मांगो और हालात को मामूल पर ले आओ। लोग सिवाय बातें बनाने के तुम्हें क्या देंगे। कोई दुख में ना तो आपको सहारा देगा और ना माली मदद देगा, तो जिसने सहारा दिया है इसकी कदर करनी चाहिए, ना कि नफरत। बिलाखिर एक दिन इसकी समझ में मेरी बात आ गई और उसने माँ से सुलह कर ली। यूं माँ का दुख दूर हो गया और इसका भी।